इधर शांतनु को भी लग रहा था कि विराज का बाप ठीक से फैसले नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसने अपनी तरफ से उसे 1 घंटे का टाइम दे दिया। जब 1 घंटा बीत गया तो सब लोगों की आंखें उसके पिता के ऊपर जम गई थी कि अब वो क्या फैसला लेने वाले थे। विराज के बाप ने कहा कि वो शांतनु के ऑफर को स्वीकार करते हैं। ये सुनते ही सब लोगों के बीच में खलबली सी मच गई। वो सब विराज के बाप से अपना फैसला बदल लेने की बात कर रहे थे। वो जानते थे कि विराज का बाप इस बिजनेस का राजा था और राजा को इतनी जल्दी इस फैसले पर नहीं आना चाहिए था। उसे बाकी और भी पहलुओं के ऊपर गौर करना चाहिए था। उनके हिसाब से वो जो भी कर रहा था वो ठीक नहीं कर रहा था। देखो, विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज जयपुर की सबसे जानी मानी कंपनी है। इसका जयपुर में बना रहना बहुत जरूरी है। ये कंपनी सिर्फ विराज और उसके परिवार की नहीं है, बल्कि पूरे जयपुर की कंपनी है। अगर ऐसे में इस कंपनी का दिवाला निकल जाता है तो इसकी वजह से हजारों लोगों का ना रोजगार बंद हो जाएगा और लोग सड़क पर आ जाएंगे। मैं अपनी आंखों से अपने ही लोगों का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता हूं। विराज के बाप ने सब लोगों को शांत करवाते हुए कहा और उन्हें समझाने की कोशिश की। सब लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, यह कंपनी सिर्फ मेरे दम पर नहीं चल रही है। अगर इस कंपनी पर लोगों का भरोसा नहीं होता और लोगों का इस कंपनी को सहारा नहीं मिलता तो आज जिस रूप में ये खड़ी है ना, उस रूप में कभी खड़ी नहीं हो सकती है। ऐसे में मुझे अपने लोगों की तरफ देखना चाहिए और मैं अपने लोगों के लिए इस कंपनी को कभी बंद नहीं होने दे सकता हूं। जब तक ये मेरे हाथ में थी तब तक मैं इसे पूरे जी जान से चला रहा था, लेकिन अब जब ये कंपनी शांतनु के हाथ में जाना चाहती है और वो लोग इसे चलाना चाहते हैं तो मैं उन्हें ये कंपनी देने के लिए तैयार हूं। मेरा फैसला मेरा अपना नहीं है, बल्कि हजारों लोगों का फैसला है, विराज के बाप ने कहा। और फिर विराज और बाकी लोगों की तरफ देखने लगा। वो चाहता था कि यहाँ पर जितने भी जवान लोग खड़े थे वो उसके फैसले को ठीक तरीके से समझ सकें। जैसे ही सब लोगों ने विराज के बाप की इस बात को सुना तो वो सब लोग एक बार के लिए शांत हो गए। विराज खुद भी चुप हो गया था। उसे अपने पिता की बात सही लग रही थी। उसके पिता जो सोच रहे थे वैसा वो लोग भी नहीं सोच पा रहे थे और अब उनके पास में इस विषय के ऊपर कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। लेकिन फिर भी उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था और उनके गुस्से की वजह थी इतनी अच्छी कंपनी इतने बुरे लोगों के हाथ में जा रही थी। जैसे ही वहां पर खड़े हुए न्यूज वालों ने विराज के पिता की बात को सुना तो वो भी अंदर तक हिल गए। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि विराज के पिता इतने बड़े आदमी कैसे बने थे और बड़े होने के बाद भी वो जमीन से कितने जुड़े हुए थे। क्या बात है अंकल, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। आपने बहुत दूर की सोची है और मुझे आपकी ये सोच काफी अच्छी लगी। सबसे पहले शांतनु ने माहौल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा। उसके बाद उसने अपने कोट की जेब में से एक कागज निकाला और उससे विराज के पिता के हाथों में थमा दिया। मैं जब घर से आया था ना तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना कर आया था। आप भी इसे एक बार आराम से देख लो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको सब कुछ ठीक लगे तो आप इसके ऊपर साइन कर दीजिए। मैं अभी के अभी आपके खाते में 30,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। विराज के पिता ने वो कागज अपने हाथ में लिया और उसे पढ़ने लगे। उसमें साफ लिखा हुआ था कि कंपनी के साथ में उससे जुड़ी हुई सारी संपत्ति वो शांतनु के हाथ में देने के लिए राजी थे। उसे पढ़ने के बाद में विराज के पिता मुस्कुरा रहे थे। शांतनु उन्हें जयपुर से बाहर करने की पूरी तैयारी करके ही आया था। वो अपनी टेबल पर आए और उसे साइन करने के लिए अपना पेन निकालने लगे। ढक्कन खोलने के बाद में वो उसे साइन करने ही वाले थे, लेकिन विराज और उसके साथियों को ये चीज अभी भी गले नहीं उतर रही थी। वो उसके पिता को रोकना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकते थे। शांतनु, उसके पिता मुरारी और प्रफुल्ल इस सारी घटना को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे। उन सब की आंखें खुशी के मारे चमक रही थी। 1 मिनट रुकिए। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। अचानक से सब लोगों का ध्यान मीटिंग रूम के दरवाजे की तरफ चला गया। शिरीन ने जैसे ही वो आवाज सुनी तो उसका भी ध्यान दरवाजे की तरफ गया और वो खुशी के मारे झूम उठी। उसने देखा कि दरवाजे के पास में एक बहुत ही सुंदर सा लड़का खड़ा था। वो और कोई नहीं बल्कि लकी था। जैसे ही बाकी अमीर लोगों ने लकी को देखा तो वो एक बार के लिए तो कांप गए। शहनाज और विराज की शादी में लकी ने जो कोहराम मचाया था वो अभी तक सब लोगों की आंखों के सामने ताजा था। इसके अलावा वो सब यही जानते थे कि वसीम और रुस्तम लकी के नीचे काम करते थे। लकी अग्रवाल परिवार का भविष्य था और वो सब उस दिन लकी के पैरों में जा गिरे थे। वो दृश्य अभी भी सब लोगों की आंखों के सामने बिल्कुल तरोताजा था। ऐसे में लकी को देखते ही उन सब लोगों को डर महसूस होना शुरू हो गया, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि लकी का परिवार रहता कहां था।
इसके अलावा इन लोगों के पास में तो ये भी खबर नहीं आई थी कि लकी को उसके परिवार वालों ने निकाल दिया था। वो लोग इतने अमीर नहीं थे कि उनका अग्रवाल परिवार से जुड़ाव हो सके। लेकिन जैसे ही शांतनु ने लकी को वहां पर देखा तो एक बार के लिए उसके खुद के भी होश उड़ गए। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि लकी इस वक्त यहां कैसे आ सकता था, लेकिन उसने खुद अपनी आंखों से यह जरूर देखा था कि लकी को उसके परिवार से बाहर कर दिया गया था। इसलिए उसे लकी से कोई डर नहीं लग रहा था। लकी उसकी नजर में सिर्फ एक आम इंसान था और वो अपने परिवार की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लकी, विराज के पिता के मुंह से निकला और ना जाने क्यों उनके दिल में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग उठी। लकी जी, आप इतने दिनों से कहां गायब थे? आपको तो देखे ही जमाना हो गया और आप यहां क्या कर रहे हैं? शांतनु ने लकी से पूछा। वो उसे सामने देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि प्रफुल्ल उसके चश्मे से दूसरी तरफ से लकी को देख सकता था और साथ ही वो उसे यह भी दिखा देना चाहता था कि लकी यहां आया था तो कुछ करने ही वाला था। लेकिन शांतनु को यह याद नहीं था कि अभी 2 दिन पहले ही लकी ने कृष को प्रफुल्ल के सामने बुरी तरीके से धो दिया था। मैं आजकल यहीं पटना यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूं, लकी ने कहा। उसे लग रहा था कि शांतनु का व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया था। उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार में उसके ऊपर ना ध्यान मत दो और चुपचाप विराज के पिता को डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए दो। जल्दी से जल्दी पहले इस काम को खत्म करो। उधर से प्रफुल्ल ने शांतनु के कान में कहा। वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि एक बार के लिए तो शांतनु के कान में दर्द होने लगा। उसके चेहरे पर उसकी परेशानी साफ नजर आने लगी थी। उसने तुरंत प्रफुल्ल की बात को सुना और विराज के पिता की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, आप प्लीज जल्दी से उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दीजिए, मुझे यहां से निकलना है। लेकिन उससे पहले ही लकी ने शांतनु के चेहरे की बेचैनी को देख लिया। लकी जानता था कि अगर वो परेशान हुआ था तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह थी। फिर उसने देखा कि शांतनु ने अकेले ही इस कमरे में चश्मा लगा रखा था तो उसे शक हुआ। उसे लगने लगा कि हो ना हो, लेकिन इसमें प्रफुल्ल का तो जरूर कोई ना कोई हाथ था। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या है? कहीं जाना है क्या? हाँ? लकी ने मुस्कुराते हुए शांतनु की तरफ देखा और फिर उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। इसके बाद में वो उसके पास आया और उससे कहा, तुम तो सौदे के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हो ना, तो मेरे हिसाब से तो तुम काफी टाइम लेकर आए होगे। अब ये बात ठीक नहीं है कि तुम इनकी कंपनी खरीदना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्हें अपनी कंपनी तुम्हें बेचने की कोई जरूरत है। तुम यहाँ कहां से आ गए भाई? निकलो तुम, अभी के अभी यहां से निकल जाओ। हमारा काम ना खराब करने की कोशिश मत करो, मुरारी ने बीच में आते हुए कहा। वो नहीं जानता था कि लकी कौन था और इसलिए वो लकी से इस तरह से बात कर रहा था। लेकिन लकी को समझ में आ गया कि वो आदमी मुरारी लाल ही था, जिसके बारे में शिरीन उसे पहले ही फोन पर बता चुकी थी। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और पेन का ढक्कन टेबल पर से उठा लिया। इसके बाद उसने उस ढक्कन को मुरारी लाल के मुंह पर दे मारा। आ! मुरारी के मुंह से छोटी सी चीख निकल गई और वो अपने गालों को सहलाने लगा। अब लकी को देखकर उसे घबराहट होने लगी। इसके बाद में लकी ने उसके जूते पर एक जोरदार लात मारी तो मुरारी का बैलेंस बिगड़ गया। वो एक पैर पर उछल रहा था और उछलते हुए उसका सिर टेबल से जा टकराया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुरारी ने झल्लाते हुए कहा। लेकिन बाकी लोगों ने जो विराज के साथ थे, जब उन्होंने देखा कि अब मुरारी को मार पड़ रही थी तो उन्हें काफी खुशी हो रही थी। वो खुद भी मुरारी के साथ में वो ही करना चाहते थे जो लकी कर रहा था। लकी जी, मेरे पास अब साइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, विराज के पिता ने तुरंत लकी के पास में आते हुए कहा। भले ही लकी उनके साथ में खड़ा था, लेकिन उनका चेहरा अभी भी उतरा हुआ नजर आ रहा था। लकी भाई, प्लीज प्लीज हमारी कंपनी और हमारे परिवार को बचा लो यार। ये शांतनु और ये मुरारी ने आपस में सांठ-गांठ कर ली है और ये दोनों मिलकर हमें बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। विराज को लगा कि यही सही मौका था, इसलिए वो लकी के पास में आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे भी लग रहा था कि अब लकी ही उन्हें बचा सकता था। देखिए अधिराज जी, अगर आप अपने मुंह से ये कहते हैं कि आप अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं, इसे बेचना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपकी इस मामले में मदद कर सकता हूं, लकी ने कहा। लकी जी, मैं तो इसे नहीं बेचना चाहता हूं, लेकिन मेरी जो हालत है, मेरे पास में इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं तो बस जल्द से जल्द अपनी डूबती हुई कंपनी को फिर से बचाना चाहता हूं और कुछ नहीं, बस यही मेरी ख्वाहिश है, विराज के पिता ने लकी की बात का जवाब देते हुए कहा। उन्हें लकी की आंखों में एक चमक नजर आ रही थी। उन्हें दिखाई दे रहा था कि लकी काफी कॉन्फिडेंट था और उन्हें लकी से काफी उम्मीदें बंधी नजर आ रही थी। जैसे ही लकी ने सुना कि विराज के पिता अपनी कंपनी को नहीं बेचना चाहते थे, तो वो खुश हो गया। न सिर्फ लकी बल्कि बाकी लोग जो वहां खड़े थे,
वो भी इस बात को सुनकर काफी खुश हो गए थे। वो सभी अब बस यही चाहते थे कि विराज के पिता इस फैसले से मुकर ना जाएं। ठीक है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी को अब आपसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई नहीं खरीद पाएगा। लकी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। लकी, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कह देने पर से ये कंपनी बिकने से बच जाएगी? क्या बकवास कर रहे हो? शांतनु ने तभी बीच में आते हुए कहा। वो जानता था कि लकी सिर्फ एक आम आदमी था अब, और उससे ज्यादा उसकी अब कोई हैसियत नहीं बची थी। ऐसे में वो अपनी तरफ से क्या ही कर सकता था। उसे नहीं लग रहा था कि लकी के हाथ में कुछ रह गया था। एक सिक्योरिटी गार्ड इतनी बड़ी कंपनी को आखिर कैसे बचा सकता था? लेकिन लकी उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपने कहे को सच में बदल सकता था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सेल्फ।